गर्मी में आम के पेड़ के नीचे पूरा दिन रहने वाला ससुराल। बेटा हो गया सारा सामान पैक? ये ले अचार का डब्बा भी रख ले, इसमें आम का अचार है और इस वाले में हरी मिर्च और मूली गाजर का मिक्स अचार है। कभी कभी सब्जी खाने का मन न करे तो इस चटपटे अचार को खा लेना। सावन और वर्षा अपना सारा सामान पैक कर लेते हैं। दरअसल सावन अपने दोनों भाई, मम्मी पापा और पूरे परिवार के साथ गांव में रहता है, लेकिन अपनी जॉब की वजह से आज उसे जयपुर शहर में शिफ्ट होना पड़ रहा था। मम्मी, मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। वहां पर तो हम बिल्कुल अकेले से रहेंगे। कैसी बात करता है तू बेटा, काम के लिए जाना पड़ता है। और देख, तेरा परिवार है ना तेरे साथ, और फिर आजकल तो फोन पर क्या कहते हैं, चेहरा देखकर बात हो जाती है। पीछे से छवि बोल पड़ती है, दादी उसे वीडियो कॉल कहते हैं। हाँ वही बेटा, तू ज्यादा मत सोच। जब भी छुट्टी मिले मिलने आते रहना हमसे, और फिर कभी हम भी चुपके से याद धमकेंगे। हम भी तो देखें तुम्हारा शहर कैसा है। भारी दिल से सावन अपने दोनों बच्चों और पत्नी के साथ सारा सामान लेकर जयपुर के लिए रवाना हो जाता है। वहां जाकर वो नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। सावन अपने काम में व्यस्त हो जाता है और गांव में उसका परिवार अपनी दिनचर्या में लग जाता है। बीच बीच में सावन छुट्टियों में घर आता रहता है और वीडियो कॉल पर भी बात करता रहता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और देखते ही देखते 4 साल गुजर जाते हैं। वर्षा छत पर कपड़े सुखा रही थी, तभी उसकी नजर बालकनी साफ करती हुई निकिता पर पड़ती है। निकिता, तुम कहीं गई थी क्या? आज कई दिनों बाद दिखाई दे रही हो। हाँ गई तो थी, बस क्या ही बताऊं यार, कुछ मजबूरियां ऐसी होती हैं कि इंसान का मन नहीं करता, लेकिन उसे करना पड़ता है। ऐसा भी क्या हो गया जो तुम इतनी परेशान हो रही हो? यार तुम्हें बताया था ना कि मेरे ससुर गांव में रहते हैं। मेरी सास की तबीयत खराब हो रही थी और वहाँ उनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। मैंने अपनी ननद की बेटी से बहुत कहा कि तू चली जा अपनी नानी के पास 2-4 दिन के लिए, लेकिन उसने मना कर दिया, तो मजबूरी में मुझे ही जाना पड़ा। भाई 4 दिन गांव में रहना मुझे तो भारी हो गया। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से मिट्टी के घर और जगह जगह गोबर की ढेर। इयो, मुझे ही पता है मैंने वो 4 दिन कैसे काटे। हाँ सही कह रही हो तुम। हम लोग शहर में रहने लगे हैं ना, तो अब गांव में रहने की आदत ही नहीं रही। मेरे साथ भी ऐसा होता है। जब भी मेरे पति और बच्चे गांव जाने की जिद करते हैं ना, मुझे तो टेंशन हो जाती है कि मैं वहाँ कैसे सरवाइव करूंगी बिना एसी के, और भी बहुत सारी चीजें। यार परेशान हो जाते हैं। दोनों पड़ोसन आपस में बात करती हैं और थोड़ी देर बाद वर्षा नीचे आ जाती है और ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। एक दिन आरव और तमन्ना स्कूल से घर लौटते हैं। मम्मा छुट्टियाँ पड़ गई हैं, इस बार हम हॉलीडे मनाने दादा दादी के पास जाएंगे। हाँ मम्मा, मुझे भी गाँव जाना है, दादा दादी के पास। वहाँ हम बहुत मस्ती करेंगे, पेड़ से आम तोड़कर खाएंगे, छवि दीदी, शौर्य भैया सबके साथ खेलेंगे। सब कितने अच्छे हैं वहाँ। ये क्या तुम दोनों ने स्कूल से आते ही गांव जाने की रट लगा रखी है? चुपचाप जाओ, यूनिफॉर्म चेंज करो। मैं तुम दोनों के लिए लंच लगा देती हूँ, और कोई कहीं नहीं जा रहा है। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। वर्षा की बात सुनकर दोनों बच्चे रोने लगते हैं। पहले चुपचाप खाना खा लो, अगर ऐसे जिद करोगे तो कहीं नहीं भेजूंगी। वर्षा डरा धमका कर बच्चों को चुप कर देती है। दोनों बच्चे खाना खाते हैं, थोड़ी देर मस्ती करते हैं और फिर सो जाते हैं। दोनों को शांति से सोता हुआ देखकर वर्षा मन ही मन सोचती है, अभी छोटी हैं इसलिए गांव जाने की जिद कर रहे हैं। इन्हें क्या पता गांव में कितनी बुरी हालत होती है। यहाँ एसी में हवा में सो रहे हैं और वहाँ इतनी ज्यादा गर्मी होती है, रात में मच्छर सोने नहीं देते। पता नहीं वो सब लोग गांव में कैसे रह रहे हैं। ऐसे ही दोपहर से शाम हो जाती है। अब सावन भी ऑफिस से वापस आ जाता है। सावन के आते ही दोनों बच्चे उसकी गोद में बैठ जाते हैं। पापा पापा, स्कूल की छुट्टियाँ पड़ गई हैं। पापा हम छुट्टियों में गाँव जाएंगे, मुझे दादी की बहुत याद आ रही है। आरव ने दादी का नाम लिया ही था कि तभी रेखा की वीडियो कॉल सावन के फोन पर आ जाती है। प्रणाम मम्मी, देखो आपका पोता अभी आपको याद कर रहा था। इनकी छुट्टियां पड़ गई हैं तो घर आने की जिद कर रहा है। मेरा राजा बेटा, आ जाना तो छुट्टियों में। मैं तेरे लिए लड्डू बनाऊंगी, आमरस बनाऊंगी और अपने बच्चों के साथ भी खेलूंगी। देख, मैंने तेरे लिए खिलौने भी ला रखे हैं। दादी, मम्मा ने आने देती, पर मुझे आना है। आप दादा को भेज देना मुझे लेने के लिए। जैसे ही आरव रेखा से सच बताता है, पीछे से वर्षा आकर फोन काट देती है। जब ये दोनों स्कूल से आए हैं, एक ही रट लगा रखी है, गांव जाना है गांव जाना है। और तुम क्यों ही नहीं इतना सर पर चढ़ा रही हो? मैंने कह दिया ना, कोई कहीं नहीं जा रहा। इतनी गर्मी में वहाँ सरवाइव करना मेरी बस की बात नहीं है। ये कहकर वर्षा गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन दोनों बच्चे सावन से जिद करते रहते हैं कि उन्हें दादा दादी के पास जाना है। थोड़ी देर बाद सावन बच्चों को तो समझा देता है, लेकिन फिर वो वर्षा के पास जाकर कहता है,
प्लीज वर्षा, बच्चों की खुशी में ही तो हमारी खुशी है। जब उनका मन है तो चल पड़ते हैं ना, कुछ दिनों की ही तो बात है। वैसे भी मुझे छुट्टी नहीं मिलती और बच्चों को भी। अब एक साथ छुट्टी मिली है तो चलते हैं ना गाँव। सावन अपना क्यूट सा चेहरा बनाकर वर्षा को गाँव जाने के लिए मना लेता है। ये बात सुनते ही बच्चे खुशी से उछलने लगते हैं। सब लोग रात में अपना सामान पैक करते हैं और अगली सुबह गांव के लिए निकल पड़ते हैं। 2-3 घंटे के सफर तय करने के बाद ये लोग गांव में पहुंचते हैं। बच्चों, हमारा गांव आ गया है और बस घर 2 मिनट की दूरी पर है। बताने की जरूरत नहीं है, ये गोबर के ढेर और इनमें से निकलती स्मेल ही बता रही है कि हम गांव में आ गए हैं। एक तरफ दोनों बच्चों को गांव आने की खुशी है तो वहीं दूसरी तरफ वर्षा अभी से परेशान होने लगी है। थोड़ी देर में सब लोग घर पहुंच जाते हैं। रेखा, राजेश, रोहन, राहुल सब लोग दरवाजे पर ही उनका इंतजार कर रहे होते हैं। सब लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं और घर में बैठ जाते हैं। और बताओ बेटा, कैसा रहा सफर? खाने पीने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं पापा, बस थोड़ा थक जाते हैं एक साथ 2-3 घंटे बैठे बैठे। हाँ, ये तो है। खैर, तभी राजेश पूजा को आवाज लगाते हैं। अरे पूजा बहू, इतनी गर्मी हो रही है, मैं कल खेतों से जो नींबू तोड़ कर लाया था उनसे ठंडा ठंडा नींबू पानी तो बनाकर पिलाओ इन्हें। थोड़ी देर में पूजा सबके लिए ठंडा ठंडा नींबू पानी बनाकर लाती है। सब लोग एक साथ मिलकर नींबू पानी पीते हैं और फिर बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सावन अपनी माँ के साथ पूरे घर का चक्कर लगाता है। मम्मी, आप भी ना, बड़े भैया कह रहे थे कि वो इस घर को रेनोवेट करवाना चाहते थे, लेकिन आपने इस कमरे को तो हाथ लगाने से भी मना कर दिया। अरे, तुम लोगों को फर्क नजर नहीं आता? सीमेंट के कमरों में कितनी आग पड़ती है, लेकिन इस मिट्टी वाले घर में कितनी ठंडक रहती है। तभी सावन वर्षा से कहता है, वर्षा तुम तो इस कमरे में कब्जा कर लो, यहाँ पर तुम्हें अपने एसी की भी याद नहीं आएगी। देखो कितना ठंडा है ये कमरा। इस गंदगी को ठंडा बता रहे हैं? ये ठंडक नहीं, सीलन है। इतनी बुरी स्मेल आ रही है यहाँ पर। मैं तो इस कमरे में 1 मिनट भी नहीं रुक सकती। पता नहीं कैसे लोग हैं। थोड़ी देर में सारा घर देखने के बाद सावन अपने भाइयों के साथ बाहर खेतों में चला जाता है। इनके घर से थोड़ी ही दूरी पर इनके खेत हैं, जहां आम का बड़ा सा बागान है। इस बागान में एक बहुत पुराना और विशाल आम का पेड़ है। उस पेड़ के नीचे पूरा गांव एक परिवार की तरह रहता है। एक तरफ कुछ बुजुर्ग लोग पत्ते खेल रहे हैं तो दूसरी तरफ औरतें आपस में बातचीत कर रही हैं और वहीं पेड़ की डालियों पर बच्चे खेल रहे हैं। ये सब देखकर सावन बहुत खुश हो जाता है। रोहन भैया, बस यही एक चीज है जो हम शहर में बहुत मिस करते हैं। अरे देखो तो, सब लोग पेड़ के नीचे कितने प्यार से बैठे हैं, जबकि शहर में तो कोई किसी से मतलब ही नहीं रखता। हाँ यार, शहर की लाइफ तो ऐसी लगती है जैसे एक कमरे या फ्लैट में कैद हो गए हो। हाँ भैया, सही कह रहे हो। चलो कोई बात नहीं, अभी गांव में हैं, आराम से एंजॉय करते हैं। देख, ये आम पकने लगे हैं, रुक, मैं तेरे लिए वो वाला तोड़ता हूँ। रोहन सावन को एक आम तोड़कर देता है। पास में ही ट्यूबवेल चल रही होती है। वो आम धोकर सावन को देता है। दोनों भाई आम खाते हैं और फिर गांव के बड़े बुजुर्गों के पास बैठकर बातें करने लगते हैं। इधर वर्षा अपने जिठानी के कमरे में आराम कर रही होती है। तभी सविता उससे पूछती है, क्या हुआ देवरानी जी, गर्मी लग रही है क्या? अब गर्मी तो है ही, खैर गांव में तो लाइट भी कितनी कम आती है। लाइट की जरूरत ही किसे है? चलो आम के पेड़ के नीचे चलते हैं, वहाँ की ठंडी ठंडी हवा में आप एसी की हवा भी भूल जाओगी। नहीं भाभी, आज नहीं, आज मैं बहुत थक गई हूँ, हम कल चलेंगे। ये कहकर वर्षा आराम करने लगती है और थोड़ी देर में सो जाती है। जब वो उठती है तो उसका मन कॉफी पीने का करता है। वर्षा उठकर देखती है कि उसकी दोनों जिठानियां घर के काम में लगी हुई हैं। भाभी, घर पर कॉफी रखी हुई है क्या? वो क्या है ना, मुझे शाम को कॉफी पीने की आदत है, वरना मेरा सिर भारी भारी लगता है। देवरानी जी, यहाँ पर कोई नहीं जानता कॉफी को। चलो भैंसों के तबेले में चलते हैं, आपको ताजा ताजा दूध निकाल कर पिलाऊंगी। आपके सिर का दर्द भी खत्म हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। पूजा बाल्टी लेकर भैंसों के तबेले की तरफ चलती है। वर्षा भी उसके साथ जाती है। गांव की ऊंची नीची सड़कों पर वर्षा से ठीक से चला भी नहीं जा रहा होता। भाभी, और कितनी दूर रह गया है? अरे बस आ ही गया, यही तो है। तुम तो 5 सालों में पूरी बदल गई हो और सब कुछ भूल गई हो। थोड़ी देर में दोनों भैंसों के तबेले में पहुंच जाती हैं। पूजा भैंस का दूध निकालने लगती है। तभी एक भैंस पूंछ हिलाती है, घुमाती है, जिससे गोबर के छींटे वर्षा के कपड़ों पर पड़ जाते हैं और उसके मुंह पर भी लग जाते हैं। इयो, डिस्गस्टिंग! मेरे पूरे कपड़े खराब कर दिए। अब मुझे जाकर नहाना पड़ेगा। आप लोग कैसे सरवाइव कर रहे हो यहाँ पर? वर्षा को ऐसा करते देखकर पूजा को हंसी आती है, लेकिन वो अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहती है, वो क्या है ना देवरानी जी, ये भैंसे पढ़ी लिखी नहीं है, इन्हें थोड़ा पढ़ाना पड़ेगा। थोड़ी देर में पूजा दूध निकाल लेती है, लेकिन वर्षा का पूरा मूड खराब हो जाता है। वो पहले घर आती है और फिर नहा धोकर कपड़े बदलती है। जैसे ही वो नहाकर बाहर आती है तभी उसके बच्चे भी खेलकर वापस आ जाते हैं।
मामा देखो, दादा दादी ने हमारे लिए कितने सारे फल तोड़े हैं। हाँ, दादा ने मुझे ये पका हुआ आम तोड़ कर दिया है, वो भी पेड़ से। देखो कितना मीठा है। यम्मी। दोनों बच्चों के कपड़े ऊपर से नीचे तक मिट्टी और कीचड़ से भरे हुए थे। ये देखकर वर्षा को और गुस्सा आ जाता है। ये क्या कर रखा है तुम लोगों ने? कहाँ गए थे तुम? सारे कपड़े खराब कर लिए। इतने कपड़े नहीं लाई हूँ मैं तुम्हारे लिए जो तुम एक दिन में 4-4 बार कपड़े चेंज करोगे। अब चलो मेरे साथ, फिर से नहलाना पड़ेगा। वर्षा गुस्से में दोनों बच्चों को नहलाने के लिए ले जाती है। हे भगवान, क्या मुसीबत है। यहाँ पर तो हम पूरा दिन नहाने में ही रह जाएंगे, एक कदम रखते नहीं कि कपड़े खराब हो जाते हैं। थोड़ी देर में वर्षा दोनों बच्चों को नहलाकर साफ सुथरे कपड़े पहना देती है। इधर उसकी दोनों जेठानियों ने चूल्हे पर सारा खाना बना दिया था। वर्षा भी आकर उसकी मदद करती है। सब लोग मिलकर एक साथ नीचे चटाई बिछाकर बैठकर खाना खाते हैं। भाई, सालों बाद अपने परिवार को ऐसे एक साथ खाना खाते हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ सावन भाई, तू भले ही शहर में रहने लगा हो, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब हम तुम्हें याद न करते हो। सब लोग ऐसे ही आपस में बातें करते हुए खाना खाने लगते हैं। सावन और दोनों बच्चे गांव में आकर बहुत खुश हैं, लेकिन वर्षा सिर्फ खुश होने का दिखावा कर रही है, क्योंकि अंदर से वो बहुत परेशान है। खाना खाने के बाद दोनों जेठानियां बर्तन साफ करके रख देती हैं और अब सोने की बारी आती है। वर्षा, तुम कमरे में ही सोओगी क्या? हाँ, मुझे खुले में सोने की आदत नहीं है, तो मैं कमरे में ही सोऊंगी। देख लेना, रात को लाइट भाग जाती है, फिर मत कहना कि नींद नहीं आई। सब लोग आंगन में बिस्तर लगाकर सो जाते हैं, लेकिन वर्षा कमरे में पंखा चलाकर सो जाती है। रात को अचानक लाइट चली जाती है तो वर्षा को बहुत गर्मी लगने लगती है। हे भगवान, लाइट चली गई। कितनी गर्मी लग रही है इस कमरे में, घुटन हो रही है, ऊपर से मच्छर काट रही है। सही कह रही थी जेठानी जी, अब लगता है बाहर ही सोना पड़ेगा। वर्षा बाहर जाकर देखती है कि आरव अपनी दादी के पास सोया हुआ है और तमन्ना अकेली चारपाई पर लेटी है। वो जाकर तमन्ना के पास लेट जाती है, लेकिन रात में पशुओं की आवाजें, मच्छर और आसपास की हलचल की वजह से उसे नींद नहीं आती। ऐसी रात में नींद के बिना तो मैं यहाँ बीमार हो जाऊंगी। ये लोग कैसे घोड़े बेचकर सो रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। काफी देर बाद जाकर वर्षा को नींद आती है। सुबह हो जाती है। उसकी दोनों जेठानियां सुबह 5 बजे उठकर घर के कामों में लग जाती हैं। पहले भैंसों का काम करती हैं, फिर सबके लिए चाय नाश्ता बनाती हैं। तभी पड़ोसन पिंकी आकर रेखा से बातें करने लगती है। रेखा बहन, सुना है तेरे खेत में ताजा ताजा लौकी लगी है, मैं तो सोच रही थी आज तोड़ कर ले जाऊं। पड़ोसन की आवाज सुनकर वर्षा की आंखें खुल जाती हैं। वो तुरंत उठकर कमरे में चली जाती है और फिर से सोने की कोशिश करती है। तभी सविता उसके लिए चाय लेकर आती है। अरे ये क्या देवरानी जी, आप तो उठ गई थी ना, फिर वापस से कैसे आ गई? क्या बताऊं भाभी, रात को नींद आई थी कि लाइट चली गई, उसके बाद मैं बाहर आ गई तो पता नहीं कैसी कैसी आवाजें आ रही थी, मच्छर भी काट रहे थे। पता नहीं कब जाकर मुझे नींद आई होगी और अब सुबह सुबह ये गांव की आंटी आकर बातें करने लग गई है, पूरी नींद खराब हो गई। वर्षा ऐसे ही बड़बड़ाती हुई उठती है, हाथ मुंह धोकर आती है और सुबह का चाय नाश्ता करती है। इतने में सावन भी उठकर वहीं आ जाता है जहाँ रेखा, पूजा और सविता बैठी होती हैं। भाभी, खेत में बैंगन लगे हुए हैं तो क्यों ना आज आपके हाथ का देसी बैंगन का भरता हो जाए? हाँ क्यों नहीं, जो मेरे देवर कहेंगे मैं तो वही बनाऊंगी। सविता की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। तभी रेखा वर्षा से कहती है, बहू, बैंगन तोड़ने के बहाने तू भी चली जा खेत में, बागान देखना, आम के पेड़ पर आम लगे हुए हैं, देखना तो सही। अरे मम्मी, मैं तो अभी नहाई भी नहीं हूँ, नहा कर चली जाऊंगी। अरे तो वहीं ट्यूबवेल चल रही है, ठंडे ठंडे पानी से नहा आना। रेखा जबरदस्ती वर्षा को सविता के साथ भेज देती है। ये देखो, यहाँ से लेकर वहां तक ये सब अपने खेत हैं और ये पापा ने सारी सब्जियां लगाई हुई हैं, बिना खाद वाली सब्जी है, सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है और खाने में भी स्वादिष्ट लगती है। हाँ, गांव में बस ये स्वादिष्ट सब्जियां ही देख लो, इसके अलावा तो कुछ स्वादिष्ट है ही नहीं। कुछ कहा आपने? नहीं नहीं, मैं तो बस ये कह रही थी कि कितनी अच्छी सब्जियां लगी हुई हैं, लगता है आधा गांव यहीं से सब्जियां तोड़कर खाता है। बातें करते हुए सविता बैंगन तोड़ने लगती है और कुछ बैंगन वर्षा को भी पकड़ाती है। वर्षा का भी बैंगन तोड़ने का मन करता है, लेकिन जैसे ही वो बैंगन तोड़ती है उसके हाथ में कांटा चुभ जाता है। हे भगवान, कितने बड़े बड़े कांटे हैं इन बैंगनों में। अरे देवरानी जी, संभल कर, जिसका काम उसी को साजे, आप रहने दो, मैं कर लूंगी। बैंगन तोड़ने के बाद सविता वर्षा को ट्यूबवेल पर ले जाती है। ट्यूबवेल के पास ही एक बड़ा सा आम का पेड़ है जहाँ लगभग पूरा गांव ही बैठा हुआ है। वर्षा को वहां देखकर बच्चे भी वहां आ जाते हैं।
तुम लोगों ने इसे पूरा पार्क समझ रखा है क्या? कैसे भागते फिर रही हो? देखो कितने कपड़े गंदे कर रखे हैं। इतना मत उछलो कूदो, बीमार पड़ जाओगे। और पानी में मत खेलो, बार बार जुकाम हो जाएगा। वर्षा बच्चों को समझा ही रही होती है कि तभी उसका पैर पानी में फिसल जाता है और वो जोर से गिर जाती है। वर्षा को गिरा हुआ देखकर सारे बच्चे हंसने लगते हैं। चाची गिर गई, चाची गिर गई। बच्चों को हंसता हुआ देखकर सविता को भी हंसी आती है, लेकिन वो अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए वर्षा को उठाती है। मुझे नहीं नहाना यहाँ पर। बताओ, कोई ऐसे खुले में भी नहाता है क्या? चलो आप घर चलो, मैं घर पर ही नहा लूंगी। पता नहीं कैसे अजीब अजीब शौक पाल रखे हैं इन लोगों ने। और ये क्या, पेड़ के नीचे बैठे सब लोग फ्री हैं? इनको कोई काम नहीं है क्या? ऐसे ही बड़बड़ाते हुए वर्षा अकेले ही घर वापस आ जाती है। वर्षा को इस हालत में देखकर सावन हंसने लगता है। अरे वर्षा, तुम्हारे साथ गर्मियों में किसने होली खेल ली? अरे तुम तो ऊपर से लेकर नीचे तक पानी में भीगी हुई हो। तभी सविता भी आ जाती है। अरे देवची, देवरानी जी ने संभला नहीं गया और इनका पैर फिसल गया, इसलिए ये पानी में गिर गई। सविता सावन को सारी बात बता देती है। इतने में वर्षा कपड़े बदलकर वापस आती है। बाहर आकर वो देखती है कि उसकी दोनों जेठानियां घर के काम में लगी हुई हैं। मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? ये प्याज मुझे दे दो, मैं काट देती हूँ। वर्षा सब्जियां काटने लगती है और वहीं पूजा चूल्हे पर मंद मंद आंच में बैंगन को भूनती है। उसके बाद उसमें मसाले डालकर अच्छा सा तड़का लगाती है और देसी स्टाइल में बैंगन का भरता तैयार हो जाता है। लो भाई, मैंने रोटी बना दी है और साथ में रायता भी है और ठंडा ठंडा आमरस भी बनाया है। खाने के साथ पीने में बहुत मजा आएगा। पर खाने वाला तो कोई भी नहीं है। सब लोग अभी तक खेत से वापस क्यों नहीं आए? क्योंकि सब लोग खाना खेत में ही खाएंगे। चलो हम ये खाना टिफिन में पैक कर देते हैं। सब आम के पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाते हैं गर्मियों में। पूजा की बात सुनकर वर्षा मन ही मन कहती है, ये भी अजीब रस्म है। खाना भी घर बैठ के नहीं खाया जाता। इनके भी अलग अलग शौक हैं और एक भी अच्छा नहीं है। तीनों जेठानी देवरानी सारा खाना डिब्बों में पैक करके आम के पेड़ के नीचे पहुंच जाती हैं। अरे बच्चों, सब हाथ धोकर आ जाओ, खाना आ गया है। अरे हूँ। एक एक करके सारे बच्चे हाथ धोकर खाना खाने बैठ जाते हैं। सब एक चटाई पर बैठकर बड़े ही प्यार से खाना खाने लगते हैं। वाह भाभी, कमाल कर दिया, सच में बहुत ही अच्छा भरता बनाया है आपने। सब लोग खाने का खूब आनंद ले रहे होते हैं। कितना बेकार है ये। सावन को पता है कि मैं बैंगन का भरता नहीं खाती, फिर भी किसी को नहीं बताया। और अब मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। अगर मैं शहर में होती तो अभी जोमेटो या स्विगी से अपनी पसंद का पिज्जा पास्ता ऑर्डर कर लेती, लेकिन इस गांव में तो दूर दूर तक कुछ नहीं मिलता। अफसोस, अब मुझे यही बैंगन का भरता खाना पड़ेगा। एक तरफ जहां सब लोग खाने का पूरा मजा ले रहे हैं, वहीं वर्षा बस पेट भरने के लिए खाना खा रही है। उसे खुले में बैठकर खाने की बिल्कुल आदत नहीं है। आसपास के लोगों को देखकर तो उसके मुंह से निवाला भी ठीक से अंदर नहीं जा रहा है। जैसे तैसे वो खाना खत्म करके उठ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन दोपहर में वर्षा को बहुत गर्मी लगती है। भाभी, कितना गर्म पानी आ रहा है। कहीं ठंडा पानी नहीं है क्या जिससे मैं नहा लूं? आज तो गर्मी ने हद ही कर रखी है। अरे बार बार नहाने से कुछ नहीं होगा। चलो बागान में चलते हैं, वहाँ की ठंडी ठंडी हवाएं सारी गर्मी भगा देगी। इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है? गर्मी लग रही है, पेड़ के नीचे चलो। खाना खाना है, पेड़ के नीचे चलो। आम तोड़ने हैं, पेड़ के नीचे चलो। सारे काम पेड़ के नीचे ही क्यों होते हैं? इतना बड़ा घर छोड़कर पता नहीं बागान में क्यों भागते रहते हैं ये लोग। तभी बाहर से सविता और पूजा आवाज लगाने लगती हैं। वर्षा, आ भी जाओ भाई, अब कितनी देर लगाओगी? भाभी, बाहर कितनी धूप है, मैं तो यहाँ काली हो जाऊंगी। मैंने तो सनस्क्रीन भी लगा लगा कर खत्म कर दिया है और यहाँ तो आसपास मिलती भी नहीं है। अरे कुछ नहीं होता, सूती कपड़े रखो सिर पे और जितना मर्जी धूप में घूमो। तीनों ऐसे ही बातचीत करते हुए पेड़ के नीचे आ जाती हैं। पेड़ के नीचे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। एक तरफ गांव के बुजुर्ग बैठे बातें कर रहे होते हैं। अरे भाई, गर्मियों की इतनी बड़ी बड़ी दोपहरियां कटती नहीं है। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ, अगर ये आम का पेड़ नहीं होता तो हमारा क्या होता। अरे भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। घरों में तो इतनी गर्मी लगती है, ये सीमेंट की छत तो जैसे आग उगलती है। यहाँ आकर ही थोड़ा सुकून मिलता है। वर्षा इन सब की बातें सुन रही होती है। दूसरी तरफ पड़ोसन पिंकी, रेखा, उसकी देवरानी जेठानी और गांव की कुछ लड़कियां सब बैठी हुई होती हैं। देखो ना, यहाँ कितनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और इस ट्यूबवेल के पानी से छूकर जब हवा चलती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे पहाड़ों पर आ गए हों। जब गांव के बाहर कभी गए ही नहीं आप लोग, तो आपको तो यही कुल्लू मनाली नजर आएगा ना। ऐसे ही सब लोग बातें करते हैं और फिर अंताक्षरी खेलकर समय बिताने लगते हैं। सब लोग खूब एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन वर्षा का चेहरा अब भी उतरा हुआ होता है। तभी अचानक आरव, तमन्ना और छवि वहां आ जाते हैं।
चाची देखो ना कितना पका हुआ आम लगा है पेड़ पर। मामा प्लीज आप वो मुझे तोड़कर दे दो। सभी बच्चे वर्षा के साथ जिद करने लगते हैं। वर्षा पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ने लगती है। वहीं पास में मधुमक्खी का छत्ता लगा होता है। गलती से उसका हाथ छत्ते में लग जाता है और मधुमक्खियां वर्षा के पीछे पड़ जाती हैं। बचाओ बचाओ, ये कौन सी आफत मेरे गले पड़ गई। मधुमक्खियों से बचने के लिए वर्षा भागने लगती है। उसे ऐसे भागता देखकर बच्चे हंसने लगते हैं। देखो देखो चाची डिस्को डांस कर रही हैं। बच्चों की बात सुनकर बड़े भी हंसने लगते हैं, लेकिन सविता तुरंत अपना दुपट्टा वर्षा के ऊपर डालती है और वहीं एक बुजुर्ग आदमी बीड़ी के धुएं से मधुमक्खियों को भगाता है। इस तरह किसी तरह वर्षा की जान बचती है। आज तो वर्षा गुस्से में पूरी लाल पीली हो जाती है। अगले दिन 3-4 दिन तक वो घर से बाहर ही नहीं निकलती। बेटा, अब क्या तुम उन मधुमक्खियों से डरकर बैठी रहोगी? देखो यहाँ कितनी गर्मी हो रही है और पूरी दोपहर लाइट भी नहीं आती। तुम यहाँ परेशान हो जाओगी। चलो हमारे साथ पेड़ के नीचे। मैं गर्मी में रह लूंगी, लेकिन उस पेड़ के नीचे तो कभी नहीं जाऊंगी। सबके कहने पर भी वर्षा कमरे से बाहर नहीं आती, तो सब लोग पेड़ के नीचे जाकर एंजॉय करने लगते हैं। बच्चे अपने दादा दादी के साथ खेल रहे होते हैं। चलो बच्चों, रेलगाड़ी छुक 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 रेलगाड़ी। नहीं दादू, वो लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा। घोड़े की दुम पर जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 तुम उठाकर दौड़ा। राजेश अपने पोते पोतियों के साथ खुद भी बच्चा बन जाता है और उनके साथ खूब खेलता है। अपने पापा को इतना खुश देखकर तीनों बेटे एक तरफ बैठकर बातें करने लगते हैं। इसलिए कहते हैं लोग, मोल से प्यारा ब्याज हो जाता है। अब देखो, पापा हमें तो छोटी छोटी बातों पर डांट देते थे, लेकिन अपने पोते पोतियों के लिए सब कुछ करने को तैयार है। उधर जैसे ही धूप बढ़ती है, घर की छत आग उगलने लगती है और कमरे में बैठी वर्षा को बहुत गर्मी लगने लगती है। यार, मम्मी सही कह रही थी। लगता है यहाँ दिन काटना मुश्किल है। मुझे पेड़ के नीचे ही चले जाना चाहिए था, लेकिन अब क्या करूँ? कुछ देर तक सोचने के बाद जब गर्मी और बढ़ जाती है तो वर्षा चुपचाप पेड़ के नीचे पहुंच जाती है, जहां सब लोग बैठे होते हैं। आज पहली बार वर्षा महसूस करती है कि इतनी तेज गर्मी में पेड़ के नीचे कितनी ठंडी, शीतल और सुकून देने वाली हवा चलती है। हे भगवान, कितना सुकून मिल रहा है यहाँ आकर। वहाँ तो मैं आग में जल रही थी। अब वर्षा भी सबके साथ बैठकर बातें करने लगती है और धीरे धीरे एंजॉय करने लगती है। शाम को जब घर वापस आने का समय होता है तो वर्षा अपने ससुर से कहती है, पापा जी देखो, आम के पेड़ पर कितने सारे पके हुए आम लगे हैं। आप इन्हें तोड़ दीजिए, वरना ये खराब हो जाएंगे। राजेश पेड़ पर चढ़कर सारे आम तोड़ लेते हैं और वर्षा सबके साथ मिलकर आम लेकर घर वापस आ जाती है। जैसे ही सब घर पहुंचते हैं, पूजा कहती है, यार मुझे तो बहुत भूख लग रही है। आज तो खाना जल्दी बनाना पड़ेगा। दोपहर में मुझसे ठीक से खाना नहीं खाया गया। कोई बात नहीं, मैं करती हूँ खाने की तैयारी। तुम तब तक तबेले से जाकर भैंसों का दूध निकाल लाओ, तब तक मैं कुछ बना देती हूँ खाने के लिए। पूजा भैंसों का दूध निकालने के लिए चली जाती है। इन दोनों में इतनी अंडरस्टैंडिंग और प्यार देखकर वर्षा सोचने लगती है, यार ये दोनों दिन भर काम करती हैं और एक दूसरे को कितनी मदद करती हैं। इन्होंने मुझे भी एक भी काम नहीं बताया, तो क्यों ना मैं भाभी के लिए कुछ खाने को बना दूं। ये सोचकर वर्षा रसोई में जाती है और बागान से लाए हुए सभी आमों को साफ करके छीलती है। फिर मिक्सर में डालकर मैंगो शेक बना देती है। ऊपर से ड्राई फ्रूट्स और गार्निश करके सबको ठंडा ठंडा सर्व करती है। इतने में पूजा भी आ जाती है। भाभी ये लीजिए, आपके लिए मैंगो शेक। अरे वाह वर्षा, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट बनाया है तुमने। हम लोग तो आज तक आमरस ही पीते रहे हैं। पूजा की बात सुनकर वर्षा हंसने लगती है। भाभी, आमरस को ही शहरी भाषा में मैंगो शेक कहते हैं, बस बनाने का स्टाइल थोड़ा अलग होता है। भाई जो भी है, बहुत अच्छा बना है। मेरी तो भूख ही शांत हो गई, वरना मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा था। पूजा को खुश देखकर वर्षा भी बहुत खुश होती है। सभी घरवाले वर्षा के हाथ के बने मैंगो शेक की खूब तारीफ करते हैं। अब धीरे धीरे वर्षा का मन भी गांव में लगने लगता है। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। बहू, मैं पिंकी के घर कीर्तन में जा रही हूँ। तुम दोनों दोपहर का खाना बनाकर बागान में ही आ जाना। मैं पिंकी के घर से वहीं आ जाऊंगी। और हाँ, सारे बच्चे मेरे साथ हैं, कहीं तुम उन्हें ढूंढने मत लग जाना। ये कहकर रेखा चली जाती है। इधर दोनों जेठानियां काम में लग जाती हैं। तभी वर्षा वहां आती है। भाभी आप रहने दीजिए, मैं बना दूंगी रोटी। तुम चूल्हे पर रोटी कैसे बनाओगी? तुम्हें तो चूल्हे पर रोटी बनानी आती ही नहीं होगी। बनानी नहीं आती, लेकिन सीख तो सकती हूँ ना। आप मुझे बता देना, मैं बना लूंगी। वर्षा रोटियां बेलती है और सविता उन्हें चूल्हे पर सेकती है। इस तरह दोनों मिलकर प्यार से काम करती हैं। इधर पूजा ने भी सब्जी बनाकर तैयार कर दी होती है। तीनों देवरानी जेठानी सारा खाना पैक करके आम के पेड़ के नीचे ले जाती हैं, जहां सब लोग मिलकर एक साथ खाना खाते हैं। आम के पेड़ के नीचे सबको एक साथ खाना खाते, बातें करते और बच्चों को खेलते हुए देखकर वर्षा अपनी जेठानी से कहती है,
गांव में आज भी लोग एक दूसरे से कितना मिलजुल कर रहते हैं ना। यहाँ बिजली नहीं है फिर भी लोग खुश हैं। गांव की ठंडी हवा सच में एसी से बेहतर है और यहाँ की सब्जियां भी ऑर्गेनिक हैं। शहर में तो सब कुछ दवाइयों के जोर पर उगाया जाता है। हाँ ये तो है ही, शहर के लोग बेचारे मिलावटी चीजें खा रहे हैं और यहाँ सब कुछ 100% शुद्ध है। गांव में मन न लगने वाली वर्षा कब गांव में रम जाती है उसे खुद भी पता नहीं चलता। ऐसे दिन बीत जाते हैं और अब लगभग छुट्टियां भी खत्म होने वाली होती हैं। वर्षा, अब हमें वापस चलना है। तुम बच्चों की किताबें और कपड़े अच्छे से पैक कर लेना। 2 दिन पहले ही चलेंगे क्योंकि उन्होंने होमवर्क नहीं किया है और यहाँ तो ये किताब लेकर बैठने से रहे। वर्षा न चाहते हुए भी अपना सामान समेटने लगती है। तभी उसकी सास रेखा आती है। मेरे बच्चों को आज मैं शहर लेकर जाऊंगी। तुम सब अपनी पसंद का सामान खरीद लेना और वर्षा तुम भी चलो, हमारी तरफ से कपड़े ले लेना। रेखा अपनी तीनों बहुओं और बच्चों के साथ बाजार जाती है और सभी बच्चों को उनकी पसंद के खिलौने और कपड़े दिलवाती है और वर्षा को भी एक खूबसूरत साड़ी और उसके साथ मैचिंग चूड़ियां दिलवाती है। चीजें तो मैंने पहले भी बहुत खरीदी है, लेकिन जितने प्यार से मम्मी और भाभी ने दिलाई है शायद ही कभी किसी ने दिलाई हो। ये साड़ी तो मैं संभाल कर रखूंगी। बहू, तुझे कुछ और जरूरी सामान लेना हो तो वो ले लेना अभी, फिर वहाँ कहाँ बाजार में जाती फिरेगी। मम्मी, वहाँ बाजार में नहीं जाना पड़ता, सारी चीजें घर बैठे ऑनलाइन आ जाती हैं। अरे बिना देखे चीजें खरीदना चाहिए क्या? देख तू चप्पल भी खरीद ले, कितनी अच्छी अच्छी हाथ की बनी चप्पलें हैं, बहुत दिन चलती हैं। रेखा प्यार प्यार में वर्षा को बहुत सारी चीजें दिलवा देती है। उसके बाद सब लोग घर वापस आ जाते हैं। ऐसे ही 1-2 दिन और बीत जाते हैं और आज आखिरकार सब लोग वापस जाने वाले होते हैं। मेरा आप लोगों के पास ही जाने का मन ही नहीं कर रहा, लेकिन कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। मैं अगली बार छुट्टियों का वेट करूंगी और गांव आऊंगी जरूर। कोई बात नहीं, अगर छुट्टियां पड़ी तो तुम आ जाना और अगर हमें समय मिलेगा इस बार हम तुम्हारे जयपुर घूमने जरूर आएंगे। तीनों देवरानी जिठानी साथ में खूब मस्ती करेंगे, तुम निराश मत हो। हाँ आप लोग जरूर आना, मैं आपका इंतजार करूंगी, मैं आपको पूरा जयपुर घुमाऊंगी। सबसे विदा लेकर परिवार गांव से शहर के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन इस बार जाते हुए वर्षा का मन बहुत भारी होता है। वो पूरे रास्ते चुप बैठी रहती है। अरे क्या बात है मैडम, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आखिर 1 महीने बाद गांव से छुटकारा मिला है और अब तुम शहर जा रही हो। आराम से एसी चलाकर टीवी देखना, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जो मन आए ऑनलाइन मंगा कर खाना। नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। सच में इस बार मेरा गांव में इतना मन लग गया था कि वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था। मैं गलत थी जो सोचती थी कि गांव में कुछ नहीं है, लेकिन असली अपनापन, प्यार और मोहब्बत तो गांव में ही है। शहरों में तो हम बस अजनबियों की तरह रहते हैं। ये कहते हुए वर्षा की आंखों में पानी आ जाता है, लेकिन फिर सावन कुछ नहीं कहता और इस तरह सब लोग अपने घर वापस आ जाते हैं। घर आते ही वर्षा अपनी सास को वीडियो कॉल करती है। थोड़ी देर बात करने के बाद फोन रख देती है। रात बहुत हो गई थी तो सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह होती है। वर्षा, आज ध्यान से दोनों बच्चों का होमवर्क कंप्लीट करवा देना, वरना इन्हें स्कूल में डांट पड़ेगी और साथ में पेरेंट्स मीटिंग में भी हमें सुनना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि इन्होंने गांव में एक भी दिन किताब उठाकर नहीं देखी है। आप टेंशन मत लो, मैंने नाश्ता बना दिया है, आप नाश्ता कर लो। और हाँ, आरव का होमवर्क आप करवा देना। तमन्ना का कम है, वो जल्दी हो जाएगा। फिर मुझे घर भी साफ करना है, 1 महीने तक बंद रहा है तो धूल मिट्टी जमा हो गई है। इस तरह दोनों मिलकर पहले बच्चों का होमवर्क पूरा करवाते हैं। उसके बाद वर्षा पूरा घर साफ करती है और देखते ही देखते दिन बीत जाता है। अगली सुबह वर्षा अपने दोनों बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजती है और सावन भी ऑफिस चला जाता है। दोपहर में वर्षा से मिलने के लिए शिवानी और निकिता आती हैं। क्या बात है वर्षा, इस बार तो तुम गांव में इतने दिनों तक रुक गए। भाई इतनी चिलचिलाती गर्मी में तेरे घर का एसी कुछ देर को भी बंद नहीं होता, तो तू वहाँ पर बिना एसी के कैसे रह ली? अरे तुम तो कह रही थी कि 4 दिन रहना भी बहुत भारी होता है गांव में, तो फिर इस बार 1 महीना कैसे टिक गई? यार हम लोग जैसा सोचते हैं ना गांव के बारे में, वैसा बिल्कुल नहीं है। देखो, हम शहर में पूरा दिन अपने घर में बंद रहते हैं। हमारे आसपास लोग होते हैं लेकिन हम उन्हें जानते ही नहीं, या जानते हैं तो बात करना पसंद नहीं करते। लेकिन गांव में ऐसा नहीं है। अरे सबको अपने काम से काम होता है ना, किसी के पास इतना फालतू का वक्त नहीं है जो आसपास वालों का हालचाल पूछिए। अरे बस 1-2 से ही जान पहचान बहुत है। जैसे मैं इस सोसाइटी में तुम्हें और निकिता को ही जानती हूँ। गांव की औरतों की तरह थोड़ी कि सुबह सुबह आ जाओ दूसरों के घर में चाय चीनी लेने या बातें बनाने। शिवानी, तुम गलत समझ रही हो। वो सब उनका अपनापन है, प्यार मोहब्बत है। गांव में सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। और रही बात साफ सफाई की, तो शहर में हम सब कितनी खाद वाली सब्जियां और फल खाते हैं।
एसी की हवा लेते हैं, जो हेल्थ के लिए कितनी हानिकारक है। लेकिन गांव के लोग खुली हवा में रहते हैं, खुली हवा में सांस लेते हैं और आज भी एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं। सच में मैं तो गांव को बहुत मिस कर रही हूँ। वर्षा की बातें सुनकर शिवानी और निकिता को भी गांव के बीते दिन याद आ जाते हैं और गांव को लेकर उनकी जो एक गलत सी सोच बनी हुई थी वो काफी हद तक बदल जाती है।